1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की कई कहानियां हिंदी सिनेमा में समय समय पर उतारी गई हैं। अब ऐसी इन्हीं में से एक कहानी है पिप्पा, जिसको लेके हमारे साथ आ रहे हैं राजा कृष्ण मेनन। और इस कहानी के सबसे बड़े गवाह और जिन्होंने इस युद्ध के गवाह रहे हैं बलराम सिंह मेहता जी, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम पिप्पा को लेकर चर्चा करेंगे, इसके सितारों और इसके फिल्म मेकर और खुद बलराम मेहता जी के साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बलराम सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये युद्ध के गवाह रहे, क्या दौर था, कैसी चीज़ें थी? 1971 की इतनी कहानियां हमारे पास हैं, आपका दौर कैसा था, कैसी मुश्किलें आपने फेस की? सोल्जर के लिए मुश्किलें तो नहीं होती, बट ड्यूटी होती है। और उस टाइम पे ड्यूटी ये थी कि वॉलंटियर करके अपने यूनिट को ज्वाइन करना, क्योंकि पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो 10 मिलियन शरणार्थी रेफ्यूजीज़ इंडिया में आए हुए थे, उसका कोई ना कोई हलचल जो है निकालना था। और लग रहा था कि अब युद्ध जो है होना ज़रूरी है। तो एज ए वॉलंटियर मैंने अपनी यूनिट को ज्वाइन किया और कुछ ही दिनों के अंदर ये बैटल ऑफ गरीबपुर PT-76 टैंकों के साथ हुआ 21 नवंबर को। और ये एक ऐसा बैटल था जिसके अंदर एक 14 टैंक वर्सेस दूसरे दुश्मन के 14 टैंक, और हम लोग ने जो बाकी जो दुश्मन के जो 14 टैंक थे उन सबको जो है डिस्ट्रॉय किया, और हमारा सिर्फ 2 टैंक जो है बर्बाद हुए। उसके साथ उनका एयरफोर्स और ये सब हुआ। बट उससे बड़ी बात ये हुई, क्योंकि अभी तक वॉर जो है डिक्लेयर नहीं हुआ था, और बड़ी बात ये थी कि इसी चीज़ को पार्लियामेंट में 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि हमने दुश्मन के 14 टैंक और 3 हवाई जहाज़ बर्बाद किए हैं, क्योंकि वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया के ऊपर। और इसका ज़्यादा जो प्रभाव है वो पड़ा वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम की जो है वो क्या चल रहा है। और स्पेशली जो अगर आप इतिहास देखें उसमें डिटेल दिए हुए हैं कि हेनरी किसिंजर थे और जो प्रेसिडेंट था USA का प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, इन दोनों के बीच में वार्तालाप क्या हुआ, बातचीत क्या हुई, और किस प्रकार से प्रेसिडेंट निक्सन ने उसी टाइम पे ऑर्डर दिया कि वी शुड टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान। और जो उनकी 7th फ्लीट थी उसको तैयार किया कि ज़रूरत पड़ने पे इसको हम मूव करेंगे बे ऑफ बंगाल के अंदर। और इसी के साथ जो मदद मिलनी थी इंडिया और पाकिस्तान को, वो सारी की सारी जो है वो रोक ली गई। और उसी के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसकी बातचीत जो है शुरू हो गई। इस बैटल का क्या प्रभाव, क्या इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तानी जनरल्स के ऊपर और हमारी जो अपनी इंडियन आर्मी है उसके मोराल के ऊपर। और ये एक बहुत बड़ी घटना जो है बन गई, इंटरनेशनल घटना बन गई, और दुनिया के लिए ये साफ़ हो गया कि आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी। और 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद आपको कहानी मालूम है, 16 दिसंबर 13 दिन के अंदर इंडियन आर्मी ने मदद की टू क्रिएट व्हाट इज़ नाउ कॉल्ड बांग्लादेश। बिल्कुल। तो सर, अभी मुझे भी आई है, उसमें भी पिक्चर बांग्लादेश बनने की एक कहानी है, तो लेकिन भारत का पोर्शन बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है भारत की कहानियाँ अभी कितनी हैं 1971 युद्ध की, जो कितनी भी कहीं जाए कम है? अनलिमिटेड कहानियाँ हैं। और क्योंकि जब तक ये लिखी नहीं जाती तब तक जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं और डायरेक्टर हैं जैसे राजा मेनन, उन तक जब तक ये बातें पहुँचती नहीं हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये 50 साल से ज़्यादा पुरानी है और ये दबा के रखी गई थी। ये तो प्रोड्यूसर्स की अक्लमंदी है और उनका जो पेट्रियाटिक जो प्रभाव है उसका नतीजा है कि पीपा जो है बनी है। और एक्सीलेंट डायरेक्टर और कास्ट ने इसको जो है तैयार किया है फॉर दी जनरल पब्लिक, ताकि उनको ये पता लगे कि जो सोल्जर्स हैं हमारे, वो सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो नहीं लड़ते, बट दूसरी जो कंट्री है उनके लिए भी जो है लड़ते हैं। जी। तो राजा, आपने तो एयरलिफ्ट बनाई, वो भी एक इंडियन प्राइड की कहानी थी। अब पिप्पा लेके आए, क्या चीज़ें थी पिप्पा तक आप तक पहुंची जो आपने सोचा आप पिप्पा को बनाया जाए? 1971 का जो इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुई थी, वो एक बहुत ही यूनिक किस्म की जंग है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जंग के ख़िलाफ़ हूँ नॉर्मली,
पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरा कोई मतलब चारा नहीं रहता है कि हम ये या तो बैठ के देख लो कि जो सफरिंग हो रही है उसको हम कुछ, हमारे कोई लेना देना नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, या फिर जिम्मेदारी लेके हम कुछ करें। तो ये ऐसा एक जंग है जो मेरे हिसाब से वॉज अनअवॉइडेबल एंड डन विद द करेक्ट इंटेंशन एंड स्पिरिट। और जो सबसे अहम चीज़ ये है कि 13 दिन हम गए वहाँ पे, लिबरेट कर दी और हम वापस आ गए बिना कुछ लिए कुछ किए। मतलब इट वॉज अ ट्रूली सेल्फलेस एक्ट इन मैनी वेज। और तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसको फिल्माने के लिए, तो आई न्यू कि I don't have a choice but to tell this story, and I was I was very fortunate to be offered a chance like this. तो ना बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी उसमें, तो I decided that I had to tell this story, and it was a lovely tank battle जो है वो भी कभी हमने एक्चुअली इंडियन सिनेमा में तो ऑफ कोर्स बॉर्डर में टैंक्स हैं, मगर एक टैंक बैटल जो है और एक कैवलरी यूनिट पे जो कहानी है पहले कभी सिनेमा में हमने नहीं देखी है। तो ये सब थी बहुत ही एक्साइटिंग। बट 71 मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जंग है जो मैं बस एक्साइटमेंट। सोनी जी, आपने तो राजी भी किया, वो भी 1971 था, यहाँ पे भी एक बार 1971। कैसे इस दौर को देखती हैं आपने, क्या क्या चीज़ें समझी और ख़ास तौर से जाने की जो आज के ख़ास तौर से यूथ को समझने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लग रहा है ना, नियत की बात होती है कि जो आपके इंटेंशन क्या है। एंड इन दिस केस आई फील इंडिया वाज वेरी प्योर इन इट्स इंटेंशन। इन मोस्ट केसेस आई फील we are, because we are not the aggressive type of nation. We want to help, or we want to, as Brigadier said, keep our borders open, and it's a very big thing, because most people are shutting borders और या तो कोई जगह कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम नहीं करते हैं। So I feel that very strongly that we have this character, national character, जो शुरू से है। The real war of independence that we have fought, of course, is the one which happened when we got our own independence, and that took so many years. And I think it must have taught our forefathers a lot of things. और उसमें से I think we've grown as a nation, and we are where we are today. Whereas we always take a stand which is not aggressive. We try to always reason out. You know, even with the Russian-Ukraine war, for example, it was always that कि our stand was that don't start the war in the first place. So it's like that. I think that's how we are, and national character, part of our national character. Having said that, ये inevitable है कि आपको अपना territory को protect करना ही पड़ेगा। तो we have a wonderful army, और बहुत ही highly trained, sophisticated army है। and I think बस यही है कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बस पीस चाहिए, but we have to protect our borders definitely. And over here we were helping another country, so another nation to attain nationhood, and also to save itself from a lot of harm. तो ईशान, आपके लिए पिप्पा क्या है? क्या चीज़ें नहीं रही? सारी चीज़ें नहीं थी, वो दौर अलग था, लड़ाई का मैदान था। क्या क्या चीज़ें आपने जानी, सीखी, और आपको लगा कि अरे इतनी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी, और बलराम सर आपके साथ थे? मेरे लिए बहुत ही ख़ास एक्सपीरियंस रहा है, ना सिर्फ मेरे करियर का, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि जैसे कि आपने सही कहा कि ये इट्स बिन अ लर्निंग एजुकेटिव एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है वो भी बहुत प्रभावित होगा इस कहानी से, क्योंकि ये वाकई एक बहुत ही गर्व करने वाली बात है कि हमने 1971 की जंग में इंटरवीन किया, और हमने मदद की बांग्लादेश को ऑटोनॉमस एक नेशन बनने में। और फिर जैसे कि इन्होंने कहा, अगले दिन वी लेफ्ट, और ये हम उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया हमने, और ये हम बहुत कम देखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा टेस्टमेंट है हमारी आइडेंटिटी का और हमारे कैरेक्टर का। तो हिंदुस्तानी होने का महत्व क्या है, मतलब क्या है, कहीं एक अंदाज से ये फिल्म आपको दिखाती है। एंड आई थिंक इस फिल्म की सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगी कि ये एक पेट्रियाटिक फिल्म है, देशभक्ति की फिल्म है, देश प्रेम की फिल्म है, लेकिन कहीं भी ये दूसरों पे उंगलियां उठा के दूसरों से नफ़रत करने को नहीं कहती।
ये इसकी सबसे ख़ास चीज़ मुझे लगी। मुझे ये भी लगता है कि इस फिल्म को जिस तरह से फिल्माया गया और जिस तरह से सोचा गया और लिखा गया, इसमें कहीं भी हमने बैटल्स और जंग का जो एक रोमांचक जो एस्पेक्ट होता है उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। जैसे होता है वैसे दिखाने की कोशिश की, और एक एहसास शायद आपके साथ ये भी रह जाए कि कितना लॉस होता है, जीत में भी कितना लॉस होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी इस फिल्म के बारे में, और इस वजह से मेरे लिए ना सिर्फ मेरे करियर की लेकिन इंडियन सिनेमा की एक ख़ास फिल्म है। प्रणाम सर, एम्फीबियस टैंक जिसको पिप्पा कहा जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ईशान, हम सब के लिए वो एक नई चीज़ है और हम फिल्म में तो देखेंगे, लेकिन कुछ जानकारी उसके बारे में बताएं, कैसे आप लोग काम करते थे, वो चीज़ें क्या थी। ईशान, आपसे भी जानना चाहेंगे कितना सीखा उसके लिए, कैसे ट्रेनिंग हुई आपकी? इसमें ये जो टैंक था ये एक रशियन टैंक है जो कि कम से कम 26 कंट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, बट उसका सही इस्तेमाल और ऑपरेशनल उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 1971 में हम लोगों ने प्रूव करके रशियंस को भी दिखाई और पूरे वर्ल्ड को भी दिखाई। तो इसकी मेजर खासियत ये है कि ये हल्का टैंक है, इसकी शेप जो है तकरीबन बोट के जैसे है, और ये 3 मैन क्रू था। और इसको पानी में जब देखा हमारी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने, तो वो हैरान हो गए कि एक टैंक जो है वो पानी के अंदर उतर भी सकता है, तैर भी सकता है और फायर भी कर सकता है। अब किस प्रकार से यूनिट ने 3 मैन क्रू को 4 मैन क्रू बनाया, और उसका इम्पैक्ट ये था कि सब कमांडोज और क्रूज को जो है टर्रेट के बाहर जो है खड़ा होना पड़ता था। उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उसके बाहर जो है नज़र आता था, बिकॉज हमने कन्वर्ट किया फ्रॉम 3 into a 4 मैन क्रू। और जिस प्रकार से रिवरिंग टेरेन है बांग्लादेश की, बड़े बड़े रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी फ्लडेड एरियाज़ हैं, उन सब को कैसे पार करके हम लोग दुश्मन के पीछे पहुंच जाते थे, कैसे सरप्राइज अटेन करते थे, और कैसे टैंक की यूनिट जो है प्रोग्रेस कर रही थी, उसकी वजह से 13 दिन के अंदर बांग्लादेश को आज़ाद जो है हम लोग करवा पाए। ऐसे 3 रेजिमेंट CSE और 2 इंडिपेंडेंट स्क्वाड्रन से, और एक 45 कैवलरी था, और दूसरी 2 और रेजिमेंट थी जिनके पास ये PT-76 टैंक्स है। तो ईशान, कैसी थी ट्रेनिंग, कैसे सीखा सब कुछ? क्योंकि सिनेमा लिबर्टी कुछ तो VFX मदद होती है, लेकिन क्या क्या आपने लर्न किया इसके लिए? नहीं, इस फिल्म के प्रोसेस की सबसे ख़ास चीज़ ये थी कि हमें असली PT-76 के साथ फिल्माने का मौका मिला। तो ये जो टैंक था, जैसे कि आप समझ ही गई होंगी, कई साल पुराना टैंक है। आपने जो पिछला सवाल उठाया था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसके बारे में भी मैं कहूँगा कि फ़र्क तो ये सबसे बड़ा फ़र्क ये है, एक तो सारी चीज़ें एनालॉग हुआ करती थी उस वक्त, डिजिटल कुछ नहीं हुआ करता था। तो टेक्नोलॉजी इवन इन द आर्मी नाउ, जब हम आर्मी के साथ ट्रेनिंग लेने गए थे तो उनके जो ज़ाहिर है आज के जो टैंक्स हैं वो सोफिस्टिकेटेड हैं और एडवांस्ड हैं, लेकिन अभी भी वो मानते हैं PT-76 एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही अहेड ऑफ इट्स टाइम्स आई वुड से मशीन थी, जिसके ज़रिए जैसे कि सर कह रहे थे, द बिगेस्ट थिंग वी हैड वाज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, क्योंकि उस वक्त दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि हम पानी से क्रॉस कर टैंक्स लैंड में दूसरी तरफ ला सकेंगे। And if I'm not wrong, it was also the first border crossing that we ever did in an offensive. So it's historical event in our nation. तो ज़ाहिर है हमने टैंक्स की ट्रेनिंग ली, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ली, PT, ड्रिलिंग, मैप रीडिंग, ये सारी चीज़ें सीखी, लेकिन आर मोस्ट स्पेशल पार्ट ऑफ द जर्नी वाज कि असली PT-76 जो पुराना टैंक था उसे हम वापस ला पाए और उसे हम वापस एक तरह से ज़िंदा कर पाए, और वो हमारी फिल्म का एक कैरेक्टर है, ना सिर्फ एक प्रॉप पर एक कैरेक्टर है। एंड आई थिंक वो आप फिल्म में आगे देखेंगी तो आप और जानेंगी इसके बारे में। आई डोंट वांट टू गिव टू मच इन्फॉर्मेशन, बट एक टैंक कमांडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, टैंक क्रू का क्या काम होता है, वो आप इस फिल्म में डिटेल में देख पाएंगी होपफुली।
तो राजा, 1971 का युद्ध था, बांग्लादेश का बनना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। तो पाकिस्तान का कितना ईस्ट वेस्ट का कन्फ्लिक्ट और ये बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही थी, खासतौर से मुजीब का नाम बहुत बड़ा था, सर की किताब में भी उसका बहुत अच्छे से दिया, वो 6 मांगों पे अड़े हुए थे, उसको लेके पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, वहाँ के हुक्मरान कैसी चीज़ें कर रहे थे। तो कितना चीज़ें वो रखना आपकी फिल्म में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 2-2.5 घंटे की फिल्म में सब कुछ समेटना आसान नहीं है। एनवायरनमेंट जो है और जो माहौल थी तब, वो तो हमने बना के रखा हुआ है कि क्या हो रहा था। मुक्ति वाहिनी मेनली जो हमारी जो कहानी है, 45th कैवलरी की कहानी है, 21 नवंबर को गरीबपुर वाली कहानी है, ना कि मुजीबुर रहमान की, ना कि बांग्लादेशी लिबरेशन की। वो एक हिस्सा है हमारी कहानी की। तो हमने वो जो वहाँ का जो माहौल है, ज़ाहिर है हम वो बहुत ही अहम चीज़ है जो फिल्म में, कि लोगों के साथ क्या हो रहा था और वो क्यों रेवोल्यूशन की तरफ वहाँ कैसे पहुँचे और हम कैसे उसमें शामिल हुए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बट हम वो पॉलिटिकल साइड में नहीं जा रहे। इस पिक्चर फिल्म वो नहीं है, ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। ये कहानी है जैसे 45th कैवलरी और पिप्पा की कहानी है और बलराम सिंह मेहता की कहानी है। तो हमने वहाँ उस डिस्कशन को हमने ज़्यादा की नहीं है कि पॉलिटिकली क्या चल रहा था, मुजीब और वो सब जो जितना याया खान, और सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखा है जो 45th कैवलरी और ये गरीबपुर बैटल को रख के उसके आगे हम कैसे 16 दिसंबर तक पहुँचते, फौजी के नज़रिए से, प्योरली आर्मी नज़रिए से और इस कॉन्फ्लिक्ट के नज़रिए से। सर, पिप्पा नाम पढ़ने की क्या कहानी थी? पिप्पा, ये जब टैंक शुरू में इंडियन आर्मी में 1965-96 में जब इंट्रोड्यूस हुआ, तब तक इंडिया के पास कोई भी ऐसा टैंक नहीं था जो कि पानी में फ्लोट कर सके। जिस टाइम भी ये टैंक इंडिया के पास आया, उसी टाइम पे ये टैंक पाकिस्तान को भी जो है दिया गया, बट पाकिस्तान ने इस टैंक को जो है रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया जो है, मेरे ख्याल ज़्यादा अक्लमंद आदमी होते हैं, फौजी ज़्यादा जो है अक्लमंद होते हैं, जनरल ज़्यादा चटक होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये टैंक हमको जो है ज़रूरी है, हमको रखना चाहिए, क्योंकि ये पानी के अंदर फ्लोट करता है। और जब जवानों ने इसको पहली बार देखा तो वो हैरान हो गए कि एक ऐसा टैंक, नॉर्मली क्या है, एक सुई भी डालो तो पानी के नीचे चली जाती है, और ये 14 टन का टैंक जो है ये पानी में फ्लोट कर रहा है, फायर करता है और दुश्मन को जो है हैरान कर सकता है। तो जब उन्होंने देखा पानी में तैरते हुए, तो उनके मुँह से ईल निकला, जो कि उन्होंने अपने गाँव वगैरह में देखा था, एक पीपा या एक डब्बा पानी में जो है फ्लोट कर रहा है, और वहीं से ये नाम पड़ गया पीपा, और ये रेजिमेंट के अंदर कोड वर्ड बन गया। वाह, क्योंकि समय कम है, लेकिन आपकी पिक्चर 10 तारीख को आ रही है, 10 को ही धनतेरस है, तो आप सबसे सवाल है कि परंपराओं को मनाना, त्यौहार कैसे मनाना बहुत ज़रूरी मानते हैं, और धनतेरस से उस दिन तो कितना शॉपिंग करना पसंद करते हैं, आप ऑनलाइन पे आ गए हैं, कैसे आ गए हैं, चारों से सवाल है। मैं शॉपिंग नहीं करता, जाहिर है। पर परंपराओं को, त्योहारों को कितना एंजॉय, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बट पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, बट बाकी ट्रेडिशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। दैट्स व्हाट कीप्स अस ट्रू, आई थिंक। सो आई एम अ बिग बलराम सर, मेरे ख्याल से पीपा जाना चाहिए देखने के लिए, वो तो मस्त है। और उसके साथ वाइफ को ले और बच्चों को लेके जाना चाहिए साथ में, और जो शॉपिंग करनी है वो करके फिर वापस आना चाहिए घर में, विदाउट क्रिएटिंग एनी पोल्यूशन। बिल्कुल। पर सर, आप लोग सैनिक थे, कैसे त्योहार मनाते थे उस समय की, कुछ ऐसी याद है? फौज के अंदर त्यौहार तो बहुत मनाते हैं, बट इस बैटल के बाद जो त्यौहार मनाया गया जो मेरी मेमोरी में है, वो 21 नवंबर शाम को, जब ये 14 टैंक उस इलाके के अंदर बर्न कर रहे थे, आग लगी हुई थी इन टैंकों के अंदर, और उस टाइम पे तकरीबन शाम के 7:30-8 बजे हमारा जो पूरा टैंक क्रू था वो इकट्ठा बैठा हुआ था, और वो देख रहा था इन टैंकों के अंदर, ठीक, कि ये सारे जो है जैसे कोई एक प्रकार की कोई दिवाली है, उस प्रकार का नज़रिया था। तो वो था हम लोग का सेलिब्रेशन, और उसी के साथ साथ टैंक क्रूज़ खुश थे, क्योंकि ये टैंक क्रूज़ अलग थे। इंडिया के अंदर उस टाइम पे ये विचार था कि जो ब्रिटिश की वजह से कि जो गुरखाज हैं, जो सिख्स हैं या राजपूत हैं, ये ट्रेडिशनल फाइटिंग मार्शल क्लासेस हैं, बट ये जो यूनिट थी इसकी मेन खासूसियत ये थी, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है, इसके अंदर पूरे कंट्री के आदमी जो है शामिल थे।
उसमें बंगाल के, बिहार के, झारखंड के, बंगाल के, केरला के, गुरखा भी थे इसके अंदर। तो ये जो कॉम्बिनेशन था जिसको ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था कि दे आर नॉट फाइटिंग कैटेगरी, उन्होंने 1971 की पहले लड़ाई के अंदर, वो भी टैंक वर्सेस टैंक बैटल के अंदर, ऐसा एग्जाम्पल सेट किया और ऐसा जोश दिलाया इंडियन आर्मी को, और ऐसा इम्पैक्ट हुआ इसका पाकिस्तानी जनरल्स के ऊपर और वर्ल्ड के ऊपर। इट वाज लाइक अ ट्रम्पेट कॉल कि इंडिया अब तैयार है और बांग्लादेश को आज़ादी दिला के रहेगा। तो दिस वाज अ मेजर इम्पैक्ट, जिसकी वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे तब, उन्होंने पार्लियामेंट में इसका स्पेशल मेंशन किया, विच इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर टैंक बैटल्स के बारे में या बैटल्स के बारे में कभी जो है मेंशन नहीं होता, कभी नहीं होता। तो दैट वाज अ वेरी रेयर ओकेजन। और अब पीपा बन गई है। तो सोनी जी और ईशान आपसे और मुझे एक चीज़ कहना है, मुझे लगता है कि त्यौहार जो है ना लोगों को इकट्ठे करते हैं बहुत, एंड पीपल कम टुगेदर एंड देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी दैट बिल्ड्स अप। मुझे एक चीज़ एक दिन याद है, 25 अक्टूबर इज़ माई बर्थडे एंड आई वॉज इन लंडन डूइंग अ प्ले 2003 और इट वॉज दिवाली ऑन द सेम डे, इट हैपन्स वेरी ऑफन। और मैं रात को, मैंने कभी इतने सारे क्रैकर्स कभी नहीं सुनी, बॉम्बे में नहीं सुनी, कभी भी कहीं भी नहीं, जितनी मैंने लंदन में सुनी उस वक्त। एंड द होल स्काई वाज जस्ट लिट अप एंड आई वाज इन शॉक, इट वाज सो मेनी इयर्स अगो, बट इट रियली मेड एन इम्पैक्ट दैट लुक एट आवर कम्युनिटी एंड आवर कल्चर, दैट वी हैव रीच्ड लंदन एंड वी हैव एक्सप्लोडेड द स्काइज ऑफ लंदन। It was like really quite amazing. So I feel festivals are really important. They bring people together. They you know, they give people a lot of solace and hope, and you know, they bond people together. तो ये बहुत ही unifying चीज़ होता है festivals को, very important. Except that मैं shopping हर रोज करती हूँ, एक साल एक दिन नहीं, sorry, that is only negative. अच्छी चीज़ है, ये जरूरी भी है। So, ईशान, धनतेरस से उस दिन तो सोना चांदी सब तो होता है, आपके लिए कैसा है? धनतेरस, दिवाली बहुत ही सेलिब्रेट करने का मौका है, बहुत ही खुशी का त्यौहार है हम सब के लिए। इट्स द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, द फेस्टिवल ऑफ गुड ओवर इविल। तो ये जो इन्होंने मुझसे पहले कहा है कि एक यूनिफाइंग चीज़ थी, ये रेजिमेंट एक सेलिब्रेट करने का रेजिमेंट है, क्योंकि इसमें हमारे कंट्री के हर स्टेट से they were members, and it was such a act of courage and bravery. तो ये अपने आप में आई थिंक इट्स अ थिंग टू सेलिब्रेट। तो इस बार दिवाली पे पटाखे हम ला रहे हैं, एंड जहाँ तक रही शॉपिंग की बात, राजा सर के लिए शॉपिंग धनतेरस पे इस बार मैं कर दूँगा। सो 10 नवंबर को देखिएगा प्लीज़ अपने घरों में, अपने प्राइम वीडियो के स्क्रीन्स पे पिप्पा। बिल्कुल, आप सभी को पिप्पा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। Thank you. थैंक यू।